कहानी की शुरुआत में हमें किंग ग्रे को दिखाया जाता है, जो अपने टाइम का सबसे जालिम और क्रूर राजा था। वह नेशन के किंग को मार खुद किंग बन गया था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक सही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डेथ उसे एक और मौका देती है उसकी जिंदगी के पर्पस ढूंढने के लिए। ग्रे जब अपनी आंखें खोलता है, वह अपने सामने दो अनजान लोगों को देखता है और हमें पता चलता है ग्रे ने दोबारा जन्म लिया है किसी दूसरी दुनिया में। इस दुनिया में ग्रे का नाम आर्थर है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इधर ग्रे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद था और सोचता है, लगता है यह कोई सपना नहीं है। तभी वह अपने कपड़ों को गंदा कर देता है, जिससे आर्थर की मॉम एलिस उसे साफ करने लगती है। आर्थर सोचता है, मैं इस बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। यह बॉडी तो मेरे लिए किसी प्रिजन की तरह है। बाहर आर्थर के डैड रे ट्रेनिंग करते हुए खुद को चोट लगा लेते हैं। यह देख एलिस रे के पास आकर उसे हील करने लगती है। आर्थर तो कुछ समझ ही नहीं पाता आखिर यह दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद रे अपनी टीम के साथ शिकार करने चला जाता है। शिकार करते वक्त वह थोड़ा घायल भी हो गया था, जिसे घर आने के बाद एलिस हील कर देती है। आर्थर समझ गया था यह सभी मैजिक यूज कर रहे हैं और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मैजिक होता है और वेपन्स के साथ आप अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। आर्थर सोचता है, जहां वेपन्स होते हैं वहां खतरा जरूर होता है, मुझे जल्द से जल्द मैजिक यूज करना सीखना होगा। इसके बाद एलिस उसे सुला देती है। किंग ग्रे काफी अरसे बाद चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में दुश्मनों के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आर्थर अब चलने लगा था। आर्थर पहली बार अपने आप को शीशे में देखता है। एक दिन जब एलिस किचन में खाना बना रही थी, आर्थर छुपते छुपाते लाइब्रेरी में आकर बुक्स देखने लगता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करना था। आर्थर को पता चलता है वह जिस नेशन पर रह रहा है उसका नाम डिकथन है और यह नेशन 3 किंगडम्स मिलकर बना है। पहले किंगडम का नाम ड्वार्फ किंगडम है, जहां पर ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरे किंगडम को एलेनोर किंगडम या फॉरेस्ट किंगडम कहा जाता है, जहां एल्फ्स रहते हैं। तीसरे किंगडम का नाम सेवेंट किंगडम है, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं और आर्थर इसी किंगडम पर पैदा हुआ था। आर्थर को यह भी पता चलता है यहाँ पर किंग जनरेशन वाइज बनते हैं, यानी किंग के बेटे को ही किंग बनाया जाता है, न कि उसकी पिछली दुनिया की तरह वॉर करके किंगडम हासिल किया जाता है। इसके बाद वह कुछ मैजिक्स के बुक्स को देख रहा था। उसे पता चलता है इस दुनिया में माना की वजह से लोग मैजिक यूज कर पाते हैं और 100 में से कोई एक ही माना को कंट्रोल कर पाता है। माना 2 टाइप्स के होते हैं, ऑगमेंटिंग और कॉन्जरिंग। जिन लोगों के पास ऑगमेंटिंग माना है वे अपने स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास कंज्यूरिंग मैना है वे अपने मैना को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेल्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा। माना को पहले अपने बॉडी में फ्लो किया जाता है, उसके बाद माना कोर से उसे कंट्रोल किया जाता है। वह अब इसे ट्राई करने जा रहा था, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था जिससे KI कहा जाता है। वह इसे ट्राई करने ही वाला था, तभी एलिस आकर उसे उठा लेती है और देखती है आर्थर ने फिर से कपड़े गंदे कर लिए। यह देख वह उसे बाहर ले जाने लगती है। आर्थर सोचता है, पता नहीं यह कपड़े गंदे करने की आदत मैं कब बंद करूंगा। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2 सालों में एलिस हर रोज आर्थर के बारे में अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती थी। एलिस नोटिस करती है जब से आर्थर पैदा हुआ है तब से उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया। बाहर रे आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा था। यह देखकर एलिस उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। बेचारा रे तो बस डांट खाए जा रहा था। यह देखकर आर्थर को लगता है शादी के बाद घर में लड़कियां ही किंग बन जाती हैं। उसी दिन एलिस आर्थर को मार्केट में ले आई थी। यहां से आर्थर को इस दुनिया के बारे में और भी काफी चीजें पता चलता है। घर आते आते आर्थर काफी थक गया था और अपनी मॉम के पीठ पर ही सो गया था। आर्थर सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन दोनों का साथ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। असल में अपनी पिछली जिंदगी में आर्थर अनाथ था और पेरेंट्स का प्यार क्या होता है उसने कभी भी महसूस ही नहीं किया था, और जिंदगी में पहली बार पेरेंट्स का प्यार पाकर उसे खुशी महसूस हो रहा था। एक दिन जब आर्थर रे को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था, रे आर्थर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ छोटे पत्थरों को तोड़कर कहता है, हूना में गबरू नौजवान। लेकिन आर्थर तो इससे इम्प्रेस नहीं हुआ था। यह देखकर रे और भी माना यूज कर काफी बड़े बड़े स्टोन को तोड़ देता है। यह देखकर आर्थर इम्प्रेस हो गया था और सोचता है, मुझे भी जल्दी से माना यूज करना सीखना होगा। तभी एलिस उसे सुलाने ले जाने आई थी। आर्थर अपने चार्म से एलिस का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वह फिर से बुक्स के अंदर देख रहा था कि कैसे अपने बॉडी में माना को फ्लो किया जाता है। इधर बाहर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी घर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। रे जैसे तैसे एलिस को बचा लेता है, लेकिन इससे वह काफी घायल हो गया था। तभी दोनों को याद आता है घर के अंदर तो आर्थर है, और जैसे ही वे दोनों घर के अंदर आते हैं
तो देखते हैं आर्थर मैजिक यूज कर हवा में उड़ रहा था। आर्थर नीचे आते हुए सोचता है, फाइनली मैं मैजिक यूज कर पा रहा हूं। तभी टूटे हुए छत से कुछ लकड़ियां उसके ऊपर गिरने लगता है। यह देखकर आर्थर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे होने की वजह से वह ठीक से भाग नहीं पाता। आर्थर सोचता है, क्या मैं यहां पर भी मरने वाला हूं? तभी उसके पेरेंट्स आकर उसे बचा लेते हैं। आर्थर यह देख सोच रहा था, यह दोनों कितने बेवकूफ हैं, इतने घायल होने के बाद भी खुद की परवाह न कर मुझे बचाने आए। आर्थर देखता है, एलिस रो रही थी। यह देखकर उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। आर्थर समझ नहीं पाता आखिर उसके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। असल में पिछली जिंदगी में किंग ग्रे को कभी भी केयर नहीं मिला था। हमेशा लोगों से उसे धोखा और नफरत मिला था, और इन दोनों से केयर पाकर वह बदलने लगा था, और ना चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। अगले सीन में हमें किंग ग्रे का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को कैप्चर करके रखा था क्योंकि उसने ग्रे को मारने की कोशिश किया था। वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता था, इसमें मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो जानते भी नहीं हैं कि मैं एक असैसिन हूं। तुम मुझे मार दो, इसके बदले मेरी फैमिली को छोड़ दो। यह सुनकर ग्रे उसकी आंखों के सामने ही उन दोनों को मार देता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब आर्थर 5 साल का हो गया था और अपने डैड के साथ तलवारबाजी कर रहा था। आर्थर अपने लकड़ी के तलवार पर माना भरकर रे के स्टिक को तोड़ देता है। रे यह देखकर हैरान था कि इतनी कम उम्र में ही आर्थर इतना स्किलफुल है। अंदर आकर रे एलिस से कहता है कि वह आर्थर को बाहर किसी प्रोफेशनल टीचर से ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है। यह सुनकर एलिस मना करने लगती है क्योंकि इससे आर्थर को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और इतनी कम उम्र में वह आर्थर को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। और इसी बात को लेकर दोनों झगड़ने लगते हैं। आर्थर कहता है, क्यों ना आप दोनों भी मेरे साथ चले। यह सुनकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और काफी एक्साइटमेंट से पैकिंग करने लगते हैं। आर्थर सोचता है, अभी तो ये दोनों झगड़ रहे थे, सच में इन दोनों को समझना काफी मुश्किल है। अगले दिन सभी को लेने रे की पुरानी टीम आई थी। आर्थर को देखकर सब काफी खुश दिखाई दे रहे थे। रोज तो उसे इतनी जोर से हग कर लेती है जिससे आर्थर का दम ही घुट गया था। इसके बाद सभी सिटी के लिए निकल पड़ते हैं आर्थर को। यह ट्रैवलिंग काफी अजीब लग रहा था क्योंकि पिछली दुनिया में वह ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइंग शिप का इस्तेमाल करता था। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद सभी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर रहे थे। तभी उन लोगों पर कुछ वुल्फ्स हमला कर देते हैं, जिन्हें रे और उसकी टीम काफी आसानी से हरा दिया था। रात में सभी यहीं पर ही रुक गए थे। एलिस देखती है रे के चोट से अभी भी खून बह रहा है। यह देखकर वह उसे हील करने जाती है, लेकिन इससे पहले सभी चारों तरफ नजर रखने लग गए थे, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप की मैज है और दुनिया में इस टाइप के मैज काफी रेयर होते हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आगे सीरीज में आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। खाने के बाद एडम आर्थर को प्रैक्टिस के लिए लड़ने आने को कहता है। आर्थर भी लड़ने के लिए मान जाता है। एडम ने अपने भाले को कपड़े से कवर कर लिया था ताकि आर्थर को चोट ना लगे, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आर्थर काफी स्पीड से जाकर गोटू पर हमला कर देता है। बचने के चक्कर में एडम ने अपने मैना को रिलीज कर लिया था, जिससे आर्थर हवा में उड़ गया था। सभी लोग एडम को माना यूज करने के लिए डांटने लगते हैं। एडम बताता है, आर्थर इतने कम उम्र में भी काफी स्ट्रांग है और बचने के चक्कर में उससे माना यूज हो गया। उधर जैस्मिन आर्थर के पास आकर पूछती है, आखिर तुम इतनी स्पीड से एडम के पास कैसे पहुंचे? आर्थर समझ गया था जब तक वह नहीं बताएगा जैस्मिन उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और बीच बीच में सभी आर्थर को कुछ न कुछ सिखा रहे थे। वहीं आर्थर भी जैस्मिन को स्पीड इस्तेमाल करना सिखा रहा था, जिससे जैस्मिन आर्थर के साथ काफी घुल मिल गई थी। आर्थर के बर्थडे वाले दिन जैस्मिन उसे गिफ्ट के तौर पर उसका ही एक नाइफ देती है। इधर जैस्मिन को इतना घुलते मिलते देख टीम के सारे मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि जैस्मिन ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इधर आर्थर कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था उसकी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जब सभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों पर लुटेरे हमला कर देते हैं। लुटेरों का लीडर कहता है, सबको मार दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़ देना। इसके बाद सारे लुटेरे उन पर टूट पड़ते हैं। सभी मिलकर लुटेरों से लड़ रहे थे, लेकिन नंबर्स के मामले में लुटेरे उनसे काफी ज्यादा थे। लुटेरों का लीडर रे पर काफी जोर से वार करता है, जिससे रे काफी घायल हो गया था। यह देख एलिस उसे हील करने आ रही थी, लेकिन रे उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर इन लोगों को एलिस के बारे में पता चल गया तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। रे आर्थर से कहता है, अपनी मॉम को लेकर यहां से भाग जाओ, लेकिन आर्थर यहीं रुककर लड़ना चाहता था। तभी रे बताता है, तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आर्थर समझ गया था उसकी मॉम की तबीयत क्यों खराब थी। यह जानकर आर्थर जल्दी से एलिस को लेकर वहां से भागने लगता है। लुटेरों का लीडर उन दोनों के पीछे जा रहा था, लेकिन रे उसे रोक देता है। आर्थर भागते हुए सोच रहा था, मैं एक ऐसा इंसान था जो लोगों से सब कुछ छीन लिया करता था। आज मुझसे ही सब कुछ छीना जा रहा है। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं।
तभी एक मेज उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर ने एलिस को धक्का देकर साइड कर दिया था, जिससे हमला सीधा उस पर लगता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त उसने उस मेज को भी खाई में गिरा दिया था। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। आर्थर गिरते हुए सोच रहा था, अब मैं उस आदमी के फीलिंग को समझ पा रहा हूं। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। काश मैं इन दोनों के साथ कुछ और वक्त बिता पाता। और वह नीचे गिर जाता है। रात में जब आर्थर को होश आया था, वह देखता है इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं आई। और सामने देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक काफी बड़ा डेमन था जो उसे ही घूर रहा था। सीन कट होके हमें एक लेडी और एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कह रहे थे उन्हें एक काफी खूबसूरत चीज मिला है, शायद दोबारा उन्हें ऐसी खूबसूरत चीज ना मिले। लेडी कहती है शायद कुछ बुरा होने वाला है। यह सुनकर वो बच्ची बताती है अगर ऐसा ही रहा तो शायद हो सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। लेडी कहती है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर वो बच्ची बताती है कि वो ज्यादा देर तक उसे सीक्रेट नहीं रख पाएगी। लेडी काफी प्यार से कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आर्थर इस डीमन को देख काफी घबरा गया था और बिना कुछ सोचे ही डीमन पर हमला कर देता है। डीमन आर्थर को अपने एक ही उंगली से दूर फेंक देती है और कहती है डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इस डीमन का नाम सिल्विया है। आर्थर डरते हुए सिल्विया से कुछ कहने जा रहा था, लेकिन सिल्विया उसके बातों को टालते हुए कुछ मैजिकल फ्रूट्स लाकर आर्थर को देती है खाने के लिए। आर्थर खड़े होते हुए सिल्विया से फिर से कुछ पूछने जा रहा था, लेकिन चोट लगे होने की वजह से उसे काफी दर्द होता है। सिल्विया कहती है जब तक तुम ये फ्रूट्स नहीं खा लेते तब तक मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आर्थर जल्दी जल्दी फ्रूट्स खा लेता है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। सिल्विया बताती है वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो अपने मैजिक से काफी दूर तक देख सकती है। और आर्थर को दिखाती है उसके पेरेंट्स लुटेरों को हराने के बाद कुछ दिन पहले ही अपने रास्ते पर निकल गए। यह जानकर आर्थर काफी इमोशनल हो जाता है कि उसके मॉम डैड सही सलामत हैं और रोते हुए सिल्विया को थैंक्स कहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन मैजिकल फ्रूट्स खाने की वजह से आर्थर काफी तेजी से रिकवर हो गया था। आर्थर को जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाना है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्विया ने बताया था वे लोग अभी एल्शायर फॉरेस्ट के काफी अंदर हैं और यहाँ पर काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट्स और लुटेरे घूमते रहते हैं। लेकिन सिल्विया उसे इस फॉरेस्ट से बाहर निकाल सकती है, स्पेस में रास्ता बनाकर, लेकिन इसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद आर्थर एक स्टिक उठाकर ट्रेनिंग करने लग जाता है। आर्थर सोच रहा था सिल्विया को जो घाव लगे हैं वो जरूर किसी से लड़ते वक्त लगे होंगे, लेकिन सिल्विया ने मुझे इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। जब मैंने पहली बार सिल्विया को देखा था तब मैं काफी डर गया था, लेकिन सच कहूं तो सिल्विया काफी काइंड हार्टेड है। इसके बाद आर्थर अपने माना कोर की प्रैक्टिस करने लगता है। सिल्विया ये देखकर हैरान थी कि इतने कम उम्र में ही आर्थर माना कोर को कंट्रोल कर पा रहा है। सिल्विया अपने हाथों में मैजिक करते हुए आर्थर से कहती है क्या तुम ये कर पाओगे। आर्थर ये देखकर हैरान था कि सिल्विया माना कलेक्ट करने के साथ साथ मैजिक भी यूज कर रही हैं, जबकि नॉर्मली लोग एक टाइम पर एक ही चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, या माना या फिर मैजिक। सिल्विया बताती है ह्यूमंस को माना और मैजिक को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दूसरे मैजिकल बीस्ट माना को कलेक्ट करने के साथ साथ मैजिक भी यूज कर पाते हैं। आर्थर को इतना हैरान हुआ देख सिल्विया पूछती है क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। आर्थर हाँ कहता है। सिल्विया कहती है इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। इसे सीखने के बाद तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगे, तो इस पावर के साथ तुम क्या करोगे। आर्थर काफी कोल्ड तरीके से कहता है मैं उन सभी को मार दूंगा जिन्होंने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया है। यह सुनकर सिल्विया उसे दूर फेंक देती है और कहती है तुम फेल हो गए, मैं तुम्हें यह नहीं सिखाऊंगी। आर्थर कहता है इसमें गलत क्या है, लोग तो हमेशा अपने दुश्मनों को मार देते हैं। और सोचता है इस तरह से ही तो मैं एक पावरफुल किंग बना था। सिल्विया अपने उंगली को आर्थर के पास लाकर कहती है मेरे ये उंगली तुम्हें जान से मार भी सकते हैं और ये तुम्हें प्यार से सहला भी सकते हैं। बताओ तुम क्या चुनोगे। आर्थर डरते हुए कहता है कि वो प्यार चुनेगा। सिल्विया आर्थर को समझाते हुए कहती है नफरत और गुस्सा दो ऐसी चीज है जो किसी को खोखला बना देती है। गुस्सा तो खत्म हो जाता है, लेकिन यह नफरत रह जाता है, और मैं नहीं चाहती मेरे बचाए हुए इस जिंदगी को तुम नफरत में जाया करो और अपने जिंदगी में ऐसा कुछ करो जिससे बाद में तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाए। यह सुनकर आर्थर किसी को याद करता है और सोचता है कुछ पल के लिए लगा जैसे सिल्विया मेरे बारे में सब कुछ जानती है। सिल्विया फिर से पूछती है बताओ तुम इस ताकत से क्या करोगे। आर्थर काफी सोचने के बाद कहता है मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिनकी मुझे परवाह है। आर्थर का यह जवाब सिल्विया को काफी पसंद आया था। इधर बाहर हम सिल्विया की ही तरह एक और डीमन को देखते हैं जो कह रहा था
तुम मुझसे छुप नहीं सकती सिल्विया, लगता है तुम वहां हो। यह कहकर वो वहां से उड़ जाता है। अगले सीन में हमें किंग ग्रे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो पार्लियामेंट में आया था। ग्रे को देखकर पार्लियामेंट का हेड मार्लोन उसकी तारीफों के पुल बांधने लग गया था। ग्रे सोचता है, किंग तो मैं बस नाम का हूं, असली पावर तो पार्लियामेंट के पास है जो नेशन के रूल्स एंड लॉज बनाते हैं। इनके लिए मैं बस एक किलिंग मशीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूं। मार्लोन ग्रे के पास आकर पूछता है, माय लॉर्ड क्या आपको कुछ चाहिए? लेकिन ग्रे बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर हमें ग्रे के रूम को दिखाया जाता है जहां सब कुछ टूटा फूटा हुआ था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आर्थर सिल्विया के टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक साथ माना और मैजिक कंट्रोल करने में काफी दिक्कत हो रहा था। आर्थर सोचता है, मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए। मुझे माना और मैजिक को वैसे ही कंट्रोल करना है जैसे मैं अपने पास्ट लाइफ में लड़ने के साथ साथ की को कंट्रोल किया करता था। ऐसे ही कुछ और देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो माना को कंट्रोल करने के साथ साथ मैजिक भी यूज कर पा रहा था। ये देखकर आर्थर काफी खुश हो जाता है। तभी सिल्विया कुछ सेंस करती है और आर्थर को पत्थरों के बीच में छुपा देती है और टेलीपैथी से कहती है, बाहर मत निकलना। सामने हम उसी डीमन को देखते हैं जो सिल्विया को ढूंढ रहा था। सिल्विया पूछती है, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? दूसरा डेमन बताता है, वह सिल्विया के ब्लड के स्मेल को फॉलो करता हुआ यहां आया और कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता तो चुपचाप मेरे साथ चलो। सिल्विया जाने से मना कर देती है। यह सुनकर वो डीमन गुस्सा हो जाता है और सिल्विया पर हमला कर देता है। इधर आर्थर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, आखिर यहां क्या हो रहा है? डीमन कहता है, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यह सुनकर सिल्विया अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और उस डीमन पर काफी पावरफुल अटैक करती है। डीमन सिल्विया के अटैक को रोकते हुए कह रहा था, अगर तुम इतने घायल होने के बाद भी इस पावर का इस्तेमाल करोगी तो तुम टाइम से पहले ही मर जाओगी। सिल्विया कहती है, उसे कोई पछतावा नहीं है, उसने अपनी लाइफ ठीक से जिया है। वह डीमन भी काफी सारे माना बॉल से सिल्विया पर हमला करता है जिससे आसपास का एरिया तबाह हो रहा था। सिल्विया आर्थर को देखने के लिए पीछे मुड़ती है और तभी ही वह डीमन उस पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन हमला उसे लग पता उससे पहले ही सिल्विया टाइम को फ्रीज कर देती है और आर्थर को बाहर निकलने को कहती है। आर्थर सिल्विया के पास आकर कहता है, क्या तुम एक ड्रैगन हो? सिल्विया कहती है, हाँ, तुम ह्यूमंस हमें इसी नाम से बुलाते हो। इसके बाद वह स्पेस में एक रास्ता बनाती है और आर्थर को एक एग और एक फेदर देते हुए कहती है, इस फेदर को हमेशा इस एग पर कवर करके रखना। और आर्थर के पास आकर उसे कुछ पावर्स देती है जिससे आर्थर के हाथों में भी सिल्विया की तरह टैटू बन जाते हैं। आर्थर हैरानी से पूछता है, यह सब क्या है? सिल्विया बताती है, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा और मुझे माफ करना। आर्थर काफी मासूमियत से पूछता है, ऐसा क्यों? सिल्विया बताती है, वो आर्थर को काफी टाइम पहले ही इस फॉरेस्ट से बाहर भेज सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे आर्थर के साथ रहना काफी पसंद आ रहा था। यह सुनकर आर्थर इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है, मैंने तो वादा किया था कि मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा जिनकी मुझे परवाह है, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। सिल्विया कहती है, यह मेरी किस्मत है और तुम इसे बदल नहीं सकते। आर्थर कहता है, सिल्विया भी उसकी फैमिली की तरह है। सिल्विया मजाक में कहती है, लेकिन तुम्हारी तो पहले से ही एक मॉम है। आर्थर कहता है, तो फिर तुम मेरी ग्रैंडमा बन जाना। यह सुनकर सिल्विया भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सिल्विया कहती है, अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया और वो आर्थर को उस एग और फेदर के साथ उस रास्ते पर भेज देती है। आर्थर सोचता है, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो बाहर निकल रहा था, लेकिन उससे पहले ही सिल्विया उस रास्ते को बंद कर देती है। आर्थर के जाने के बाद सिल्विया टाइम को यूएन फ्रीज कर देती है, जिससे वह अटैक आकर सीधा सिल्विया को लगता है। डीमन सिल्विया को देखने उसके पास आता है, क्या वह मर गई है कि नहीं। तभी सिल्विया उस पर काफी पावरफुल माना ब्लास्ट करती है, जिससे वह पूरा केव ही तबाह हो गया था। हमें फिर से उसी लेडी और बच्ची को दिखाया जाता है। लेडी कहती है, मैंने अपना काम कर दिया, क्या तुम आगे से संभाल लोगे? बच्ची कहती है, हाँ, मैं संभाल लूंगी, आप अब रेस्ट कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है यह लेडी और कोई नहीं, सिल्विया ही है। इधर आर्थर को सिल्विया की आवाज सुनाई देता है जो कह रही थी, तुम्हें याद तो है ना हमारे प्रॉमिस के बारे में? आर्थर कहता है, हाँ, लेकिन मैं काफी उदास हूं। सिल्विया कहती है, यह दुनिया नफरत और बुराई से भरी है, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो और मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे क्योंकि तुम एक ग्रेटेस्ट किंग थे। आर्थर हैरान हो जाता है कि सिल्विया को सच में उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता था। इसके बाद आर्थर एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गया था। वह आसपास देख ही रहा था, तभी उसके पीछे कोई आता है